कई बार कपल को पता ही नहीं होता कि संभोग कैसे करना है। जब शादी होती है, लड़का और लड़की संभोग करते हैं तो लड़के के कीटाणु उसके शरीर के अंदर जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से अंडा जब टूटता है तो वो संभोग के कारण वहां पे उसकी ट्यूब के अंदर पहले बच्चा तैयार होता है, दोनों की मीटिंग होती है, फिर वो जाके बच्चेदानी के अंदर लगता है, जिसको हम बोलते हैं इसको प्रेगनेंसी रुक गई, इसके पीरियड्स नहीं आए हैं। बहुत सारे पुरुष हैं, कईयों को होता है कि उसको संभोग की इच्छा नहीं होती है। कई सारे पुरुष होते हैं जिनको इजैकुलेटरी डिसफंक्शन, जैसे कोई शुगर के मरीज हैं या जिनका टम्मी बहुत बड़ा है या वो बहुत मोटे हैं, तो कई बार उनको दिक्कत आती है उन पुरुषों को कि वो अपना जो कीटाणु है वो नहीं दे पाते हैं या वो अपनी वाइफ के साथ संभोग नहीं कर पाते हैं। कोई सिगरेट ज़्यादा ले रहा है, कोई विस्की ज़्यादा ले रहा है। आईवीएफ में तो बच्चा हमारा नहीं होता, आईवीएफ में तो कुछ और का बच्चा रखा जाता है। या आईवीएफ क्यों है, हम क्यों कराएं? जो एक लेडी है उसके एग्स लेते हैं और जो हस्बैंड है उनके हम शुक्राणु लेते हैं। जो पुरुष हैं जिनके कीटाणु खत्म हो चुके हैं, तो पहले होता था कि जी कीटाणु इनके खत्म हो चुके हैं तो लड़की की दूसरी शादी कर दो, या लड़की में कमी है तो उसकी लड़के की दूसरी शादी कर दो। आईवीएफ सिर्फ उन लोगों को कराना चाहिए कि जिसके अंडा नहीं है या फिर जिसके हस्बैंड के कीटाणु ही नहीं है, कि या तो कहीं से बच्चा गोद ले लो, अगर आपने बच्चा गोद नहीं लेना तो वो किसी और के कीटाणु जो हैं वो आपके अंदर रख देंगे। लेकिन अब जो मिथ है वो चेंज हो चुका है कि उसमें एक धारणा बन चुकी है कि उसमें जो डीएनए वो आपका ही रहेगा। अगर हमें किसी को लग रहा है कि उसका डीएनए मैच नहीं कर रहा या उसके हमें जो अंडे हैं वो बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारे भी अब एक लॉ आ चुका है। वो लॉ के थ्रू उसके पेपर्स तैयार होते हैं कि हाँ हम इस लेडी के अंडे इस के लिए यूज कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने अपनी एक रील अभी पीछे से वायरल करी है इसी टॉपिक पे कि क्या आईवीएफ के इंजेक्शंस पेनफुल हैं कि नहीं है। आईवीएफ के इंजेक्शंस पेनफुल नहीं होते हैं। आजकल बहुत छोटी वाली निडल्स के इंजेक्शंस आ चुके हैं जिनको हम पेट पे देते हैं और उनका कोई निशान नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। अब लोगों की धारणा ये बन चुकी है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो आईवीएफ करा ले, कि हम वो पहले की तरह 10 साल निकल गए जी, 20 साल निकल गए लेकिन बच्चा नहीं हुआ जी, हमारा मुकद्दर है। वो चीज़ अब थोड़ी सी कम हो गई है। कनाडा से बहुत लोग आते हैं हमारे पास, कैलिफोर्निया, यूएस से बहुत लोग आते हैं। तो क्या रीजन है उसका दे आर कमिंग टू इंडिया? अगर मैं बात करूँ अपने इंडियंस की तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते वहाँ पे, वो कहते हैं हमें इंडियन डॉक्टर्स ही चाहिए। एबीसी हेल्थ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है। आज का टॉपिक है आईवीएफ के रिलेटेड, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो हर किसी का सपना होता है और अगर किसी रीज़न से कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे जो उपकरण हैं, बहुत ज़्यादा उनके तरीके हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं इंडिया में और वर्ल्ड वाइड। तो आज एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जो कि अब देश में बहुत पॉपुलर हो रहा है। किस तरीके से वो जो प्रक्रिया है उसको किया जाता है, इस संबंध में हम एक माहिर डॉक्टर को लेके आए हैं। आज मेरे साथ आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर रिमी सिंगला, और ये मेडिकल डायरेक्टर हैं रेडियंस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डायरेक्टर रेडियंस आईवीएफ, लीडिंग आईवीएफ चेन इन पंजाब, और मोहाली में इनका क्लिनिक है। नमस्कार डॉक्टर रिमी। थैंक यू शिखा, थैंक यू फॉर वार्म हॉस्पिटैलिटी एंड नमस्कार। अच्छा डॉक्टर रिमी, सबसे पहले मैंने बोला कि इंडिया में चलन है कि बहुत सारे तरीक़ों से कोशिश की जाती है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन कुछ रीज़न से अगर नहीं हो पाती है तो अब आईवीएफ का बहुत प्रचलन है। तो सबसे पहले आईवीएफ जो प्रक्रिया है वो है क्या, आईवीएफ का मतलब क्या है और क्या ये वर्क करता है? शिखा, अगर मैं बात करूं आज से 30 साल पुरानी या 40 साल पुरानी, तब उस टाइम पे आईवीएफ को लेकर के एक लोगों के विचार में एक धारणा थी, हम आईवीएफ क्यों कराएंगे, आईवीएफ में तो बच्चा हमारा नहीं होता, आईवीएफ में तो कुछ और का बच्चा रखा जाता है, या आईवीएफ क्यों है, हम क्यों कराएं। तो एक ये जो मिथ था, अब ये मिथ बहुत हद तक टूट चुका है। आईवीएफ जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम जो एक लेडी है उसके एग्स लेते हैं और जो हस्बैंड है उनके हम शुक्राणु लेते हैं। तो एग्स और शुक्राणु की जो मीटिंग है वो एक डिश के अंदर होती है, वहाँ से फिर बच्चे तैयार होते हैं। जब वो बच्चे हमारे पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं फिर वो बच्चे हम उसकी बच्चेदानी के अंदर रख देते हैं। तो इस तकनीक को, इस तरीके को बोला जाता है आईवीएफ। इन आर लैंग्वेज, मतलब पंजाब, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको हम टेस्ट टू बेबी का नाम भी देते हैं। इसके बहुत सारे आगे तरीके हैं, टेक्निक्स हैं,
जैसे IVF बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। इसके ऊपर है एक जिसको हम बोलते हैं ICSI, दैट इज़ ICSI। ये बेसिकली जो हमारे भाई हैं, जो बंधु हैं, जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, जिनके कीटाणु ख़त्म हो चुके हैं। तो पहले होता था कि जी कीटाणु इनके ख़त्म हो चुके हैं तो लड़की की दूसरी शादी कर दो, या लड़की में कमी है तो उसकी लड़के की दूसरी शादी कर दो। लेकिन अब जो आज की डेट में अगर मैं बात करूं, अगर किसी के शुक्राणु नील हैं तो उसके लिए फिर हम लोग ये जो ICSI जो मैं बता रही हूँ, तो वो प्रक्रिया के थ्रू वो जो पुरुष है वो अपने कीटाणु ले सकता है, उसमें से हम कीटाणु निकालते हैं। फिर ये वाली जो टेक्निक है इसके लिए एक स्पेशलाइज एक माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर हम उसकी जो धर्मपत्नी है उनके हम अंडे लेके उनकी गोलियों से हम कीटाणु निकाल के उनकी हम मीटिंग कराते हैं, फिर बच्चे तैयार करते हैं। फिर उसके बाद उसको जो लेडी है उसके बच्चेदानी के अंदर जैसे आपने स्टार्ट में ही बोला कि तकरीबन 30-40 साल पहले लोगों की एक धारणा थी कि IVF में बच्चा हमारा नहीं होगा। तो ये धारणा क्यों थी? क्योंकि आपने बोला कि मेन हस्बैंड वाइफ का ही दोनों पार्ट्स लिए जाएंगे। क्योंकि उनके दिमाग में ये होता था कि IVF सिर्फ उन लोगों को कराना चाहिए कि जिसके अंडा नहीं है या फिर जिसके हस्बैंड के कीटाणु ही नहीं है, कि या तो कहीं से बच्चा गोद ले लो। अगर आपने बच्चा गोद नहीं लेना तो वो किसी और के कीटाणु जो हैं वो आपके अंदर रख देंगे। लेकिन अब जो मिथ है वो चेंज हो चुका है। अब लोगों को समझ आ गया है कि जो IVF है वो एक मिथ भी नहीं मैं कहूँगी, कि उसमें एक धारणा बन चुकी है कि उसमें जो DNA है वो आपका ही रहेगा। अगर हमें किसी को लग रहा है कि उसका DNA मैच नहीं कर रहा या उसके हमें जो अंडे हैं वो बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारे भी अब एक लॉ आ चुका है। वो लॉ के थ्रू उसके पेपर्स तैयार होते हैं कि हाँ हम इस लेडी के अंडे इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे ये वाले जो मिथ से अब आज की डेट में बहुत हद तक वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, जो टेस्ट ट्यूब बेबी नाम है ये मतलब किस तरह से, कैसी प्रक्रिया से होके गुजरता है ये सब कुछ? इन विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर, वीवो का मतलब होता है शरीर के अंदर, है ना। जैसे जब शादी होती है, लड़का और लड़की संभोग करते हैं तो लड़के के कीटाणु उसके शरीर के अंदर जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से अंडा जब टूटता है तो वो संभोग के कारण वहाँ पे उसकी ट्यूब के अंदर पहले बच्चा तैयार होता है, दोनों की मीटिंग होती है, फिर वो जाके बच्चेदानी के अंदर लगता है, जिसको हम बोलते हैं इसको प्रेगनेंसी रुक गई, इसके पीरियड्स नहीं आए हैं। विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर, कि पहले हमने उसके अंडे निकाले, फिर हमने उसके कीटाणु लिए, तो शरीर के बाहर एक डिश के अंदर उनकी मीटिंग होती है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं विट्रो। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि दोनों की मीटिंग, तो इसीलिए इसका ये जो नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नाम पड़ा। तो ये जो IVF आपने डेफिनेशन दोनों की बताई है, तो एक IUI एक टर्म होती है, IUI और IVF में सिंपल भाषा में कैसे डिफरेंस? IUI होता है बेसिकली इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे पुरुष हैं, कईयों को होता है कि उसको संभोग की इच्छा नहीं होती है। कई सारे पुरुष होते हैं जिनको इजैकुलेटरी डिसफंक्शन, जैसे कोई शुगर के मरीज हैं या जिनका टम्मी बहुत बड़ा है या वो बहुत मोटे हैं, तो कई बार उनको दिक्कत आती है उन पुरुषों को कि वो अपना जो कीटाणु है वो नहीं दे पाते हैं या वो अपने वाइफ के साथ संभोग नहीं कर पाते हैं। वो तो उनमें हम क्या करते हैं कि उनके हम कीटाणु लेकर के हस्बैंड के उसको हम अच्छे से वॉश करते हैं। उसमें से जो अच्छे वाले कीटाणु हैं उनको हम अलग डिश के अंदर भर लेते हैं, अलग सिरिंज में डाल लेते हैं। फिर वो वाले जो कीटाणु है वो हम उस लेडी के यूट्रस के अंदर नीचे से छोड़ देते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। जब भी किसी पेशेंट को हम IVF के लिए लेके जाते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा IUI ही होता है। अगर IUI हमारा नहीं सक्सेसफुल होता पहली बार में, दूसरी बार में या तीसरी बार में, फिर उसके बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि जी अब आपका IVF सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो आप आगे अब IVF इसके ऊपर की तकनीक है, इस पर आपको अब जाना ही पड़ेगा। तो आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं सबसे पहले वो IUI के लिए आते हैं या वो माइंड बनाकर आते हैं कि हम IVF नहीं, आजकल जो अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम पेशेंट्स माइंड मेकअप करके आते हैं। देखो आजकल शिखा डिजिटल का ज़माना है, तो जो भी पेशेंट आते हैं दे विल सर्च एवरीथिंग कि कौन सा डॉक्टर ठीक है, कैसे ठीक है, किस सेंटर का क्या रिज़ल्ट है,
किस तरह से उनके पहले सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो मैक्सिमम पेशेंट्स अपना माइंड मेकअप करके आते हैं कि जी मैंने अब ये IVF टेक्निक से अपना बच्चा यहाँ से लेके जाना है। हाँ जी, तो क्या सक्सेस रेट रहता है फर्स्ट टाइम में IVF? फर्स्ट टाइम में देखो, अगर मैं बात करूँ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी एज। सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन दी हार्मोनल फैक्टर्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हस्बैंड की एज, कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी के उसका जो बांझपन है उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, उसकी ट्यूबें बंद हैं फिर तो वो यंग एज की होएगी। अगर उसका अंडा नहीं बनता, मे भी हो सकता है वो 20 to 30 के बीच में हो। तो इट डिपेंड्स, जितनी एज छोटी होगी उतना सक्सेस रेट ज़्यादा होगा, जितनी एज बड़ी होगी उतना सक्सेस रेट कम होगा। अच्छा, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों का आप बता रहे हैं? आइडली हम वही बोल के चलते हैं कि जो कैरी होम बेबी चाहता है IVF का, वो 40% तक हम बोल के चलते हैं। जो कैरी होम बेबी रेट चाहता है 40 to 50 लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं। कहा जाता है कि IVF के जो इंजेक्शंस है जो महिलाएं गो थ्रू होती हैं वो बहुत पेनफुल होता है, तो वो नहीं, कैसा ऐसा कुछ experience नहीं है। नहीं नहीं, ये मैं कहूँगी कि ये एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि IVF के जितने भी इंजेक्शंस हैं वो पेनफुल होते हैं। रिसेंटली मैंने अपनी एक रील अभी पीछे से वायरल करी है इसी टॉपिक पे कि क्या IVF के इंजेक्शंस पेनफुल हैं कि नहीं है। IVF के इंजेक्शंस पेनफुल नहीं होते हैं। आजकल बहुत छोटी वाली निडल्स के इंजेक्शंस आ चुके हैं जिनको हम पेट पे देते हैं और उनका कोई निशान नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। और उसके बाद कुछ इंजेक्शन हैं जो पीछे ग्लूटियल मसल्स में लगते हैं और उसके बाद सेकेंड डे वो नॉर्मली यूरिनरी होते हैं, तो वो यूरिन के अंदर इजीली पास ऑन हो जाते हैं। तो पेनफुल वाला नहीं है कुछ ऐसा। तो क्या इस मेजरली क्या है, मतलब कितनी बारी कोई लेडी IVF जो है ले सकती वो है? डिपेंड करता है। अभी जैसे रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट कंसीव करी है, पिछले महीने ही कंसीव करी है। वो पेशेंट बेसिकली शी केम फ्रॉम कनाडा से उसने 3 बार IVF कराया था पर समहाउ नहीं सक्सेसफुल हुआ उसका। फिर उसके बाद वो हमारे पास आई थ्रू सम रेफरेंस, तो फिर करा के गई है वो, एंड शी कंसीव दैट ऑल्सो। अब उसका आइडली देखा जाए तो 4था अटेम्प्ट हो गया। अच्छा, तो शी कैन इजीली टेक। तो क्या हर IVF के साथ आपकी बॉडी का कुछ जो सहने की शक्ति है वो डाउन होती है या वो नहीं, नॉर्मल? ऐसा नहीं है। बॉडी की सहने की शक्ति देखो, जैसे जैसे एज बढ़ेगी हार्मोनल फंक्शंस आपकी बॉडी के डिरेंज होंगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपके शरीर पे एक मोटापा भी आएगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी एक चर्बी आएगी। तो इन सब चीज़ों को हम मायने रखते बोलते हैं कि अगर IVF की तरफ जाना है तो थोड़ा सा अपना जल्दी एज में डिसीजन ले लो तो वो बेटर रहता है। और उसके अलावा हम एक प्रॉपर डाइट चार्ट लगा लो और उसका खाने पीने का हम काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंज करते हैं। वो हम पेशेंट्स को बोल के चलते हैं कि इन चीज़ों को, वो बेसिकली ये नहीं कि पेशेंट ने IVF कराना है तो इसलिए चेंज करना है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। वो हम वैसे भी पेशेंट को बोल के चलते हैं कि अगर आपने IVF नहीं भी कराना, कम से कम इस डाइट को तो अपने अंदर एक इसको लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए। तो क्या जैसे आपने बताया कि IVF करा के तो कितनी एज तक आप IVF के लिए? अब जो लॉ तैयार आया हो है, सकते हैं? नहीं, अब जो लॉ आया है रिसेंटली शिका, तो उसमें जो फीमेल एज है दैट इज़ अप टू 50 ईयर्स और जो पुरुष की एज है वो अप टू 55 ईयर्स। जो अब रिसेंटली जो लॉ ने, मतलब जो हमारा नेशनल ART लॉ आया है, तो उसमें अभी रिसेंट गाइडलाइंस ये आई। और क्या क्राइटेरिया आप डॉक्टर्स ध्यान में रखते हैं महिलाओं में होनी चाहिए IVF अगर किसी ने थ्रू होना है तो उसमें ये कि जैसे सपोजिंग अब किसी की नई नई शादी हुई है ना, 2 साल 3 साल निकल गया, नहीं बच्चा हो रहा, तो उसके बाद उसने ट्यूब्स अपनी चेक कराई, तो ट्यूब्स अगर ब्लॉक हैं तो उसमें हमारे पास 2 ही ऑप्शंस होती हैं कि या तो दूरबीन अंदर डाल के ट्यूब्स खुलवाए। अगर ट्यूब्स नहीं खुल रही हैं तो फिर IVF इज़ ए गुड ऑप्शन, और जितनी यंग एज में करा लेगी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। दूसरा, जैसे सपोजिंग उसके अंडे नहीं बन रहे हैं, अगर अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो उन लेडीज़ को हम बोलते हैं कि आप IVF की तरफ मूव करें। तीसरा, जैसे एंडोमेट्रियोसिस मैं बोलूँगी कि जिसमें जो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ओवरीज के अंदर, इंटेस्टाइन्स में, उस सब में डेवलप होनी शुरू हो जाती है, तो अगर वो एंडोमेट्रियोसिस फैक्टर आ रहा है तो उसमें भी IVF इज़ अ गुड ऑप्शन। इसके अलावा जैसे पुरुष में कीटाणुओं की कमी आ रही है, मतलब कीटाणु हैं लेकिन उनका जो मोटिलिटी काउंट है, उनका जो मोफोलॉजी है वो कम आ रहा है, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो हमें मोटिवेट भी करते हैं और हम पेशेंट्स को गाइड भी करते हैं कि आप अपना IVF के लिए थोड़ा डिसीजन जो है वो जल्दी ले लें। अगर कोई पेशेंट आपके पास जैसे आया, हस्बैंड वाइफ कपल आया, तो एक IVF साइकिल को पूरा होने में प्रोसेस कितना लंबा है?
इसमें देखो, जो एग्स जब हम लेते हैं पेशेंट के, तो जैसे पीरियड्स आते हैं तो फर्स्ट डे से हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो पहले 15 दिन का जो प्रोसेस रहता है उसमें सिर्फ हमने एग्स लेने होते हैं और हस्बैंड का सैंपल लेना होता है। उसके बाद हम जो हमारे बच्चे हैं उनको बना के उनको हम फ्रीज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद जब उनका नेक्स्ट साइकिल आता है तब हम उनकी जो बच्चेदानी के अंदर की जो लाइनिंग है उसको हम तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर डाल देते हैं। तो आइडली वही 1.5 से पौने 2 महीने का टाइम लगता है एक साइकिल को। बहुत सारी मेडिकेशंस, इंजेक्शंस का प्रोसेस, वो इंजेक्शंस का देखो, पहले जो 14-15 दिन है उसमें 10 से 12 दिन इंजेक्शंस लगते हैं, क्योंकि वो हमें एग्स को बड़ा करना होता है। एग्स जैसे बड़े होंगे उनमें जो क्वालिटी ऑफ एग है वो इम्प्रूव करेगा, तभी हम एग्स को बाहर निकालेंगे। इसके अलावा जब हम अंदर एम्ब्रियोज या बच्चे हम रख देते हैं बच्चेदानी के अंदर, उसके बाद कुछ इंजेक्शंस होते हैं, वो हल्का सा, जैसे कहते हैं ना लोग के पेनफुल होते हैं, वो वाले इंजेक्शंस हल्का सा पेन करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऑयल बेस्ड होते हैं। लेकिन अब वो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन से भी हम लोग अब वाटर बेस्ड इंजेक्शंस यूज़ करने शुरू कर दिए, तो इसलिए वो धारणा भी अब खत्म हो गई है। अच्छा, जो एग फ्रीजिंग का आपने प्रोसेस बताया, अदरवाइज भी कुछ लेडीज आजकल जैसे करियर ओरिएंटेड हैं, फ्रीजिंग जो चाहती हैं कि एक एज तक 35 तक भी फ्रीज आर एग्स, उसके बाद वो करियर पे फोकस करना चाहती हैं और मे बी काफी टाइम बाद दे प्लान कि हम अब प्रेग्नेंट हो। नहीं, ये बहुत गर्ल्स आ रही हैं हमारे पास। इनफैक्ट आइडली आई वुड रिकमेंड कि बिफोर 30 इयर्स अगर वो कराएं तो उतना क्वालिटी ऑफ एग्स ज़्यादा अच्छा आएगा। अदरवाइज जो आजकल लड़कियां आ रही हैं, एग फ्रीजिंग मैं कहूँगी आज के टाइम में इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। और जो यंग गर्ल्स हैं एटलीस्ट दे नो कि हाँ, हम अपने एग्स जो हैं वो हम फ्रीज़ करा रही हैं, कि अगर हमारी शादी भी लेट हो रही है तो कम से कम हमारी एक इंश्योरेंस पड़ी है, ताकि वो एग्स हम कभी भी निकाल करके वहाँ से यूज कर सकते हैं। तो एग फ्रीजिंग का मैम ये प्रोसेस क्या होता है? कहाँ पे मतलब आप फ्रीज करते हैं? हमारी लैब के अंदर फ्रीज रहते हैं। हाँ, तो द क्वालिटी ऑफ एग्स मतलब वो कितने टाइम तक वैसी? नहीं, वो यू कैन फ्रीज अप टू ईयर्स, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लिक्विड नाइट्रोजन के जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो उसके बाद जब मतलब उनका कंसेंट होगा, उनका कंसेंट होता है और उनको वो मंथली हमारे से इन टच रहते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन में वो कई बार हम उनको कंसेंट्स भेजते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं कि आपका कब का प्लान है, कि आपने और कितनी देर कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद ये भी क्या आईवीएफ जैसा ही प्रोसेस होता है? इसमें सिर्फ इतना प्रोसेस होता है कि हमारे जो 10 से 12 दिन इंजेक्शंस लगा के जब उनके एग्स मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो एग्स हम अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस हल्का सा उनको थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, वहाँ से हम लोग नीचे से अल्ट्रासाउंड निकाल लेते हैं एग्स, बस फिर उसके बाद हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देते हैं। मैम, इंडिया में कॉस्ट कितना पड़ता है आईवीएफ ट्रीटमेंट? आईवीएफ का अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो 1 से 1.5 लाख के बीच में साइकिल हो जाता है। मतलब 1 साइकिल हो जाता है? मतलब आप इसके ऊपर भी अलग अलग सेंटर्स में जाते हैं या? हाँ, मतलब आइडियल हमारे रेंज है। ठीक है। तो एक कपल को रेडी होने के लिए, मतलब एक लेडी को इसके प्रोसेस से थ्रू होने के लिए क्या कोई किसी तरह के मेंटली चैलेंजेस या फिजिकली भी? मेंटली चैलेंजेस बहुत आते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। अगर मैं बात करूँ मेंटली चैलेंजेस में, लाइक शी शुड बी प्रिपेयर्ड कि हाँ, अगर सपोजिंग किसी ने पहले अगर आईवीएफ कराया हुआ है, फेल हो गया, नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो शी विल बी मेंटली एग्नी, उसका जो मेंटल स्टेटस होगा वो बहुत अच्छा नहीं होता है। तो एटलीस्ट मतलब एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग उस पेशेंट के साथ बैठते हैं, मतलब हमारी पूरी टीम बैठती है, पहले उनसे हम बात करते हैं कि क्या कॉज हो सकता है आपका जो पहले सक्सेसफुल नहीं हुआ, या आप किन दौर से गुजर रहे हैं। जैसे बहुत सारे घरों में एज पर इंडियन सिनेरियो अगर मैं बात करूँ तो एक गलती जो होती है वो फीमेल की ही निकाली जाती है, तो जो मेल्स होते हैं उनको नहीं बोला जाता कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, तो वो बैठ के फिर उनको समझाया जाता है। तो अगर मेल फैक्टर है, अगर हस्बैंड में कीटाणु ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से होगा? लेकिन टेंशन में तो सिर्फ फीमेल है, मेल तो है ही नहीं। तो इसलिए मेंटली पेशेंट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और रिपीटेड किसी के आईवीएफ अगर फेल हुए हैं तो अगली बार के लिए भी आई थिंक उनके मेंटल बहुत प्रेशर होता है कि इस बार सक्सेसफुल होगा या नहीं। मेंटली लाइक वी हैव टू कीप देम वेरी काम। उनका रिपीटेड साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ बैठते हैं जो उनके रिपीटेड सेशंस लेते हैं कि दे शुड नॉट बी इन अ मेंटल टेंशन। और स्पेशली जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी भी हमें गाइडेंस लेनी पड़ती है, काउंसलिंग करनी पड़ती है कि दिस इज़ ऑल अ मैन मेड। आप अगर प्रेशर में इनसे कराओगे
तो उनके एग्स की क्वालिटी भी Quality कम भी। होएगी और उनका स्पर्म का क्वालिटी भी कम होगा। तो मैम जैसे किसी का बहुत बार रिपीटेड आईवीएफ फेलियर हुआ है तो उनके लिए क्या कोई और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आईवीएफ के हाँ, अलावा? मतलब उसमें जैसे सपोजिंग अब आजकल पीजीटीए आ गया है जिसको हम प्री जेस्टेशनल स्क्रीनिंग बोलते हैं, तो उसमें बेसिकली जैसे हमने जो बच्चे तैयार किए हैं उसमें से हम थोड़ा सा निक लेकर के उसको बायोप्सी के लिए भेज देते हैं कि वो जो हम एम्ब्रियोज इनके इसकी बॉडी के अंदर डालने जा रहे हैं, जो बच्चे हम डालने जा रहे हैं, कि वो डिजीज़ फ्री हैं कि नहीं है, कि उसमें कोई आगे जाकर के कोई एन्यूप्लाइडी तो नहीं आ रहा या उसमें कोई डाउन सिंड्रोम के फीचर्स तो नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। स्टेम सेल थेरेपी है आज की डेट में, PRPs हैं कि बच्चेदानी के अंदर की जो तय है उसको हम और इम्प्रूव कर सके। लाइक वी हैव टू सी पर साइकिल कि इसमें हम कौन सी नई ड्रग्स ऐड कर सकते हैं, कौन सी नई टेक्निक्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैम जैसे आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत है, PCOS है, PCOD है, या हाँ। कोई किसी की शुगर बहुत हाई है और रिपीटेड वैसे भी फेलियर हो रहे हैं, तो उन चीज़ों में अगर किसी को आईवीएफ लेना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना तो पड़ेगा? इसमें देखो PCOD के तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो हमारे पास IVF के लिए आते हैं, तो उसमें जो मेन जो ध्यान उनको रखना है देयर डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल में हम शुगर उनकी बिल्कुल बंद कर देते हैं। सेकंड, उनका जो जैसे कार्ब्स हैं, हाई कार्ब्स हैं, हाई फैट्स हैं, उनको हम कम करते हैं। तो कार्ब्स, फैट्स एंड शुगर उनको कम करके उनका जो IVF का सक्सेस रेट है इन PCO पेशेंट दैट इज वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ठीक है मैम, क्या एडवांसमेंट्स और आ चुकी हैं? मशीनरी जैसे मैंने आपको बताया IVF है, ICSI है ना, इसके अलावा PGT आ गया है, इसके अलावा अब oocyte फ्रीजिंग जैसे एग फ्रीजिंग आपने बोला वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा विट्रिफिकेशन के जैसे हम एम्ब्रियोज जो है पहले तो हम जैसे ही बनाए उसके अंदर डाल देते थे, अब हम वो बना के पहले उनको फ्रीज करते हैं ताकि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए, फिर उसके बाद उसके अंदर बॉडी के अंदर उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये विट्रिफिकेशन है, पिक्सी है, स्टेम सेल थेरेपी है, PRPs हैं, लिड थेरेपी है। देयर आर लॉट ऑफ न्यू टेक्निक्स दैट आर कमिंग, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मार्केट में आ चुकी है। अच्छा, एक आईवीएफ के साथ जोड़ा जाता है कि यू कैन प्लान इवन जो जुड़वा बच्ची या ट्रिपलेट्स, मतलब वो भी उस आप कर चीज़ सकते की हैं? हम लोग गारंटी नहीं दे सकते होते हैं, लेकिन ये है कि हाँ जब भी हम IVF साइकिल करते हैं तो हम एटलीस्ट 2 तो हम रखते ही रखते हैं एम्ब्रियोस, है ना। तो 2 में ये होता है कि उनके ट्रिपलेट्स ऑफ टाइम निकल चुका है, ट्रिपलेट्स ऑफ वेरी वेरी रेयर। तो ट्विंस में ये होता है कि अगर हम 2 रखते हैं तो उनका जो चांस है वो इंक्रीज तो होता ही है ट्विंस का, बट वी कैन नॉट गिव अ गारंटी टू अ पेशेंट कि आपने अगर ट्विंस बोला तो आपको ट्विंस ही होंगे। इसके अलावा कोई रिस्क इन्वॉल्व है आईवीएफ के अगर रिपीटेड अटेम्प्ट हुए हैं? नहीं, Body पर? एज सच रिस्क इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है, लेकिन अगर सपोजिंग उसकी एज ज़्यादा है या पहले वो बहुत बार IVF करा चुकी है लेकिन स्टिल उसका सक्सेसफुल नहीं हो रहा, अगर वो शुगर की पेशेंट है, अगर उसका BP हाई होता है, तो ये सब, और शी इज़ ओबीज, मोटी है, तो ये वाली सब जो चीज़ें हैं दीज आर कोमॉर्बिडिटीज। तो इनके कारण अगर सपोजिंग IVF प्रेगनेंसी वो होती है, अगर वो कंसीव करती है, तो वो जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उसके साथ ही उसकी प्रेगनेंसी जो है वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की जगह वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट की जाए। तो हाई रिस्क में आपको फिर और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा? हाँ, वो फिर हमें उनको ध्यान रखना पड़ता है। उनका हमारा पूरा 9 मंथ्स की मॉनिटरिंग, रिपीटेड फ़ोन कॉल्स, रिपीटेड टच विद द डॉक्टर, रिपीटेड टच विद द हॉस्पिटल, वो हम लोग उनके साथ इंट्रैक्शन रखते तो हैं। क्या जो आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस, डिसीजेस चल रही हैं उनके साथ, जैसे हम नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्री टर्म लेबर की बात करते हैं, क्या आईवीएफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है? IVF में प्रीटर्म लेबर पेन स्पेशली इन ट्विंस बहुत कॉमन है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे सिंगल बेबी है लेकिन IVF है, उसमें प्रीटर्म के चांसेस कम रहते हैं। अच्छा, लेकिन स्टिल आजकल हम लोग जो है, जो हमारा 3.5 महीने वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें वी गायनेकोलॉजिस्ट, VS, मतलब हम लोग अपने रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड से उनसे बात करते हैं कि इस टाइम पे हमें सर्वाइकल जो लेंथ होती है बच्चेदानी का, जो इसको मुंह बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं जिसको, कि वो लेंथ हमें बता दी जाए कि वो कितनी है। तो हम स्पेशली पूछते हैं उनसे कि अगर वो लेंथ अभी कम है तो आगे जा करके उसका कहीं प्री टर्म का चांस तो नहीं बन रहा। तो इसलिए वो टेक्निक्स भी अब बहुत आ चुकी हैं कि अर्ली स्क्रीनिंग प्री टर्म के लिए भी हम लोग एक पूछ सकते हैं। सिंस आपने बताया कि 1 से 1.5 लाख इंडिया में अगर किसी को आईवीएफ के थ्रू जाना है
एक साइकिल का है, तो अगर रिपीटेड गए हैं तो उसमें क्या पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट होना या किसी का अगर बिहेव चेंज हो जाता है अपने पार्टनर्स के साथ, तो ऐसे में क्या आपकी तरफ से कोई गाइडेंस दी जाती है? तो उसमें काउंसलिंग ही आएगी। उसमें ये कि काउंसलिंग बैठ के उनसे बात की जाएगी। अगर सपोजिंग बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे सपोजिंग साइकिल लिया उन्होंने, लेकिन उनके एम्ब्रियोज हमारे पास पड़े हैं, लेकिन बाई चांस हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए हमारे कुछ कंसेंट फॉर्म्स होते हैं जो हम उनसे साइन करा के रखते हैं कि सपोजिंग ये एम्ब्रियोज आप में दोनों में से किस डिवोर्स हो जाता है या आप भी नहीं रखना चाहते या आप भी नहीं रखना चाहते, तो वो एम्ब्रियोज किसको जाएंगे? अच्छा, तो वो कौन उनको कलेक्ट करेगा? अच्छा, ये भी होता है। ओके, फ्यूचर क्या आप देखते हैं इसमें और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी? फ्यूचर ये है कि देखो आईवीएफ ये है कि इसका जो लगा लो कि जो विचार है या इसकी जो धारणा है और इसकी जो एक करिकुलम है, अब लोगों की धारणा ये बन चुकी है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो हम आईवीएफ करा लें। कि हम वो पहले की तरह 10 साल निकल गए जी, 20 साल निकल गए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ जी, हमारा मुकद्दर है। वो चीज़ अब थोड़ी सी कम हो गई है। कम हुई है, मतलब आपको लगता है कि अब लोग पॉजिटिवली हैंडल करते हैं और पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं। पहले बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो हमारे पास पिंडों के लोग आते थे, जो विलेजेस के लोग आते थे कि इसने तो आईवीएफ कराया जी, और आईवीएफ अगर हमने कराया जी, हमने बताना नहीं है। जैसे शेम होता है। हाँ, कि शेम जैसे बॉडी शेमिंग के वो अपने वहाँ पे जाएंगे तो उनका ये अगर पता चल गया कि जी उनका बच्चा आईवीएफ से हुआ है, तो वो सारे उनकी बात फैल जाएगी। तो अब वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, तो क्या आपको लगता है ये मिडिल क्लास जो लोग हैं जिनके जो ऑप्शंस देख रहे हैं, इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम? हाँ, मिडिल क्लास भी, इनफैक्ट फॉर एवरीवन, चाहे वो हायर क्लास है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो लो सोशियो इकोनॉमिक है। लो सोशियो इकोनॉमिक है, अगर वो प्राइवेट को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आजकल गवर्नमेंट बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में आईवीएफ की टेक्निक है जिसमें सिर्फ उनको कुछ अमाउंट देना होता है, तो दे कैन। वो तो जो आयुष्मान भारत कार्ड है उसमें कवर होता नहीं, है? उसमें कवर्ड नहीं है। और इसके अलावा इंश्योरेंस जो हमारी पॉलिसीज है, अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवर नहीं है, पर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी अब धीरे धीरे इसको लेके आने की अच्छा उम्मीद में नहीं है, मतलब उसमें अभी इंश्योरेंस में कवर्ड। ओके, तो जैसे मैम बाहर के कंट्रीज में तो बहुत चलता है आईवीएफ, तो क्या बाहर के लोग भी आके इंडिया में? बहुत आते हैं हमारे पास। कनाडा से बहुत लोग आते हैं, कनाडा से बहुत लोग आते हैं हमारे पास, कैलिफोर्निया, अच्छा, यूएस से बहुत लोग आते हैं। तो क्या रीजन है उसका दे आर कमिंग टू इंडिया? अगर मैं बात करूँ अपने इंडियंस की, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते वहाँ पे। वो कहते हैं हमें इंडियन डॉक्टर्स ही चाहिए। मतलब मैं इस सेटअप पे बैठ के किसी की बुराई नहीं करूँगी, बट हर पेशेंट आके कंप्लेन यही करता है कि मैम हमें कोई गाइड नहीं करता और ना हमारी कोई देखभाल होती है। उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, इंडिया के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा आपको अगर गाइडेंस देनी हो किसी को, व्हेन टू गो फॉर आईवीएफ, मतलब एक लास्ट ऑप्शन आईवीएफ को देखना है, उसमें डिपेंड करता है उसकी कि शादी को कितना टाइम हुआ है, या फिर उसकी कोई बहुत ही सॉलिड इंडिकेशन है कि हाँ इसके नेचुरल तरीके से बच्चा हो ही नहीं सकता, तो फिर जितनी जल्दी वो ऑप्ट कर लेगी आईवीएफ के लिए, तो दैट इज गुड फॉर हर। और इनफर्टिलिटी के लिए क्या इंडिया में आईवीएफ ही लास्ट ऑप्शन है या और भी ऑप्शंस देखे जा सकते हैं? नहीं, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होगी, थोड़ा बहुत स्ट्रेस काउंसलिंग होगी, एजुकेशन होगी, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कई बार कपल को पता ही नहीं होता कि संभोग कैसे करना है। कई बार कपल्स को यही नहीं पता होता कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है। हो सकता है कई बार माइल्ड पेशेंट्स को कोई थायराइड की कोई प्रॉब्लम होती है, कई बार कोई मेल्स में जैसे कई बार कोई सिगरेट ज़्यादा ले रहा है, कोई विस्की ज़्यादा ले रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार काउंसलिंग से और थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी वो एक बच्चे की उम्मीद रख सकते हैं। ओके, तो मैम इसके अलावा आपकी जो नॉर्मली भी कंसीव करना चाहते हैं तो उनको क्या राय है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें बेसिकली तो जो मैंने आपको बताया, सबसे फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज़ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में सबसे उनका जो मेन आता है दैट इज़ ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग में जैसे मैं बोलती हूँ कि मीठा अपना बिल्कुल बंद करो, अपना जैसे रात का रोटी हो गया, चावल हो गया, वो कम करो। अपनी रूटीन लाइफ में थोड़ा सा अपना वर्कआउट उसको इंक्रीज़ कीजिए। अपना स्ट्रेस लेवल, अगर आप ऑफिस जाते हो तो अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको आप कम कीजिए। थोड़ा अपना रूटीन लाइफ के अंदर अपना कुछ योगा या वैसे 10 से 15 मिनट की वॉक, या अपना माहौल आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है कि आप कम से कम एक दूसरे से बात करें और अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करें। क्योंकि आजकल अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ तो कहीं भी चले जाओ आप,
हर लेवल पे स्ट्रेस तो है ही है। तो उसमें ये कि अगर आपके पार्टनर्स वहाँ पे ठीक हैं काम करने के लिए, आपका बॉस ठीक है, आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप अपना डिस्कस कर रहे हो, तो वो कहीं काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो है ही हैं कि जो आपको इनर रूटीन, चाहे आपने बच्चा करना है चाहे नहीं करना, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ। आपका फाइब्रॉइड्स आजकल बहुत बढ़ रहे हैं लड़कियों में, इवन यंग गर्ल्स 20, 30, 40, मतलब इतना पहले कहा जाता था, व्हेन यू गूगल इट तो उस पर भी लिखा जाता है कि ये 35 के बाद की समस्या है, 40 की एज तक। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा छोटे लड़कियों में, छोटी एज के, मतलब जो 18 या 20, इनमें बहुत बढ़ रहा है। कितनी गंभीर है आपको लगता है ये समस्या? नहीं, फाइब्रॉइड्स की गंभीर होती है, लेकिन डिपेंड करता है उसका साइज़ कितना है। अगर सपोजिंग वो बहुत छोटे साइज़ की है और अभी लग रहा है कि यूट्रस के ऊपर पड़ी है या यूट्रस के जो बीच का भाग है उसके अंदर है, तो फिर उसके बाद उसका साइज़ कितना है, कि साइज़ उसका जो है वो आने वाले टाइम में उसको हैम्पर करेगा कि नहीं करेगा। अगर तो बहुत छोटी सी है, फिर नॉर्मली हम कुछ आजकल मेडिसिन्स भी आ गई हैं फाइब्रॉइड्स के लिए, तो हम लोग दे देते हैं पेशेंट्स को। लेकिन जो बिलो 20 ईयर्स हैं उनमें हम नॉर्मली उनको सिर्फ अपना थोड़ा सा योगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बट मैम फाइब्रॉइड्स का कहा जाता है ना कि आप जब प्रेगनेंसी आप प्लान करते तो वो हिंड्रेंस करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हर फाइब्रॉइड हिंड्रेंस नहीं करता। फाइब्रॉइड्स का डिपेंड करता है कि उनका लोकेशन कहाँ पे है, कि यूट्रस के वो किस भाग के अंदर हैं। सेकेंडली, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके आसपास हैं कि उससे दूर हैं। और थर्डली, उनका साइज़ क्या है। अगर सपोजिंग प्रेगनेंसी कर लिया प्लान लेकिन साइज़ उसका बहुत छोटा है तो नॉर्मली हम उनको छोड़ देते हैं। लेकिन सपोजिटली अगर साइज़ बहुत ही बड़ा है और प्रेगनेंसी अगर सपोजिंग उसने कंसीव करना है, तो उन केसेस में कई बार हमें फाइब्रॉइड्स पहले निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद वो इजीली अपनी प्रेगनेंसी जो है वो प्लान कर सकती है। तो किसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं फाइब्रॉइड्स? अदरवाइज आते मतलब एक रिस्क फैक्टर, जैसे अदरवाइज तो कोई भी गांठ हो, रसौली हो, तो वो कैंसरस हो सकती है। तो आर दी कैंसरस? नहीं, कैंसरस नहीं होते हैं। इट इज़ अगेन अ बिग मिथ। फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो कैंसर नहीं करते हैं, लेकिन एक जो 1% मैं मान के चलूँगी, इनफैक्ट 0.1% रिस्क रहता है फाइब्रॉइड्स का, जिसको हम बोलते हैं कैंसर यूट्राइन सार्कोमा, बट दैट इज़ एट अ वेरी 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 रेयर केस और बहुत लेट स्टेज में जा कर के ये आता है। लेकिन अगर सपोजिंग किसी लड़की के कोई फाइब्रॉइड्स आ गए हैं या यूट्रस के अंदर कोई रसौलियाँ आ गई हैं, तो वो कैंसेरियस तो कभी भी नहीं होती हैं। इट इज़ अ बिग मिथ। तो क्या ये रियल लाइफ में जो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या उसमें कोई भी बड़ा साइज का? हाँ, तो बेसिकली आपका हार्मोनल लेवल है, ये हार्मोनल डिपेंडेंट ट्यूमर्स होते हैं। और सेकेंडली आपकी ब्लड वैस्कुलरिटी, आपका पेल्विक वेस्कुलेचर, अगर आप रेगुलर वो कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ट्रेडमिल कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आपका नीचे का ब्लड सप्लाई इज़ गुड, तो इनके चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर सपोजिंग आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हार्मोन्स आपके बढ़ी जा रहे हैं, कहीं आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो दिस कुड कम। अदरवाइज दे आर नॉट पेनफुल, मतलब किसी भी टाइप में पेनफुल नहीं होते हैं। इनकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि जैसे सपोजिंग आपका जो ब्लड फ्लो है पीरियड्स का वो ज़्यादा आ रहा है, या आपका जो पीरियड्स का ब्लड फ्लो रुक रुक के आ रहा है, या फिर आपको 15 दिन ब्लीडिंग लगातार आई जा रही है, फिर वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो दीज आर सम सिम्टम्स कि जिनको जो हमें इंडिकेशन भी हमारी आगे जा कर के बनती हैं कि ये वाले जो फाइब्रॉइड्स हैं इनको हमें रिमूव करना पड़ सकता है। तो किन जैसे आपने बोला कि किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, क्या ब्लीडिंग कम होना भी फाइब्रॉइड का एक रीज़न? ब्लीडिंग कम होना फाइब्रॉइड का रीज़न नहीं है। ब्लीडिंग कम होना जो आपने मेरे से पहले बात की है पीसीओडी, दैट इज पीसीओडी। क्या पीसीओडी और फाइब्रॉइड्स इकट्ठे भी हो सकते हैं, पर बहुत रेयर होते हैं। पीसीओडी एंड फाइब्रॉइड्स का जो कॉम्बिनेशन है बहुत बहुत रेयर होता है, लेकिन स्टिल इकट्ठे हो सकते हैं, ऑल्दो चांसेस आर फ्यू। पीसीओडी अलग चीज़ है, फाइब्रॉइड्स अलग चीज़ है। पीसीओडी हमारा ओवरीज में होता है, फाइब्रॉइड्स हमारे यूट्रस में होते हैं। तो अगर अदरवाइज फिर ये बहुत ज़्यादा आपको लेथार्जिक बनाते हैं, मतलब क्या सिम्टम्स है? पीसीओडी तो आपको बिल्कुल लेथार्जिक बना देता है, क्योंकि उसमें इट इज़ अ विसिशियस सर्कल। आप लेथार्जिक हो, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, दैट इज़ वो आपके हार्मोनल चेंजेस हैं। लेकिन अब हार्मोनल चेंजेस भी क्यों हुए हैं? क्योंकि आप बैठे हो, आपका कोई लाइफस्टाइल नहीं है, आपका कोई वर्कआउट नहीं है, आपकी कोई ईटिंग हैबिट्स नहीं ठीक हैं, तो इट इज़ अ विसिशियस सर्कल, ये ऐसे घूमता है। इसको मैं ये नहीं कह सकती कि ये हो गया तो ये ऐसे घूमता जाएगा। तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज़ टू चेंज योर
lifestyle, change your dietary pattern, and increase your workouts and decrease your stress level. अच्छा, आपको आजकल ये जो पीरियड साइकिल है वो अर्ली स्टार्ट होता है छोटे Early बच्चों में, menarche बोलते हैं हम इसको. हाँ, और हाँ. अर्ली ही बंद हो रहा है, मतलब हाँ. बिफोर आई थिंक 40 इट कंप्लीट्स. तो नहीं, ऐसा नहीं है, अर्ली 40 कम नहीं हो रहा. आइडियल एज जो हमारी मीनोपॉज की जो इंडियन सिनेरियो में थी दैट इज़ 47 ईयर्स. बट अब ये कह सकती हूँ कि हाँ, उसका साल 2 साल 3 साल पहले कई लेडीज़ को जो है वो बंद हो जाता है. लेकिन अर्ली मेनार्के क्यों आ रहा है कि जैसे पहले एवरेज 13 से 14 साल की लड़की को पीरियड्स आते थे, अब पीरियड्स आते हैं 10 से 11 साल की लड़की को, 12 साल की, 10 और 12 के बीच में पीरियड्स आने शुरू हो गए. इज इट नॉर्मल टुडे? इट इज़ नॉर्मल बिकॉज ट्रेंड इज़ चेंजिंग. ट्रेंड इज़ चेंजिंग. उनका जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो है वो जल्दी मैच्योर हो रहा है. पहले ये मैच्योर कम होता था क्योंकि आप टीवी नहीं देखते थे, आप टीवी पे नेटफ्लिक्स नहीं देखते थे, आपके पास जो पिक्चर्स आती थी वो आप नहीं देखते थे. इंग्लिश मूवीज़ आजकल हर छोटा बच्चा देख रहा है. तो ये सब सिनेरियो जो है आपका वो सारा चेंज हो मतलब रहा है. आपका कहना है कि अगर जो उससे दिमाग आपकी- पे असर कर रहा है वो सब बॉडी पे भी उससे असर. आपकी हार्मोनल चेंज हो रही है सारे बॉडी की, ओके, तो इसलिए अर्ली मेनार्के है. दैट्स गुड. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू रिमी मैम, आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी हैं. तो डॉक्टर रिमी सिंगला जो कि खुद की आईवीएफ उनकी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उन्होंने आज बहुत से मिथ्स जो है उनका खंडन किया है आईवीएफ रिलेटेड, और इसके अलावा पीरियड्स रिलेटेड और पीसीओडी या फाइब्रॉइड्स, इन दोनों में क्या अंतर है. होप आज व्यूअर्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.